गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके ज्योग्राफी का टीचर कपिल। हम 11th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। आज सेकंड वीडियो में हम बात करते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी कि भारत के भौतिक भूभाग को हमने 6 भागों में बांटा है। भारत के भौतिक भूभाग को दोस्तों कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। पहला हमारा जो भाग था दोस्तों वो था हिमालय पर्वतमाला। ये रहा, ये जो पर्वतमाला है ये कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। भारत के भौतिक भूभाग, फिजिकल इंडिया की हम बात कर रहे थे। भारत के भौतिक भूभागों को कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। पहला आ रहा हमारा हिमालय। हिमालय के बाद में नंबर 2 पर आता है हमारा मैदान। ये रहा उत्तर भारत का मैदान। देखिए अंग्रेजी में यहाँ पे लिख रखा है नॉर्दर्न प्लेन्स। आई बात समझ में? और नॉर्दर्न प्लेन्स आई। ऊपर आपके लिख रखा है, ऊपर आपने देखा होगा ग्रेट हिमालयाज। ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी पर्वतमाला है? हिमालय पर्वतमाला है। तो नंबर 1 कौन सा हुआ? हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। और नंबर 2 की हम बात करते हैं। नंबर 2 नॉर्दर्न प्लेन एरिया या उत्तर भारत के मैदान के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। नंबर 1 हिमालय पर्वतमाला, नंबर 2 उत्तर भारत का मैदान। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये रहा, देखिए आपको डेक्कन प्लेटो दे रखा है, दक्कन का पठार। ये जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है इसे पठारी भारत बोलते हैं। कौन सा भारत बोलते हैं? पठारी भारत। तो 3 हमने देखा, पहला हिमालय, दूसरा उत्तर भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, चौथा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये महान भारतीय मरुस्थल। नंबर 4 पे है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, महान भारतीय मरुस्थल, ठीक है। आई बात समझ में? और नंबर 5 पर हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदान। ये जो तटीय भारत की सीमा रेखा ये तटीय मैदान है, ठीक है। और नंबर 4 पर कौन सा आ गया? भारत के तटीय मैदान। नंबर 4 पे कौन सा आ गया? भारत के तटीय मैदान। नंबर 5 पे कौन सा आ गया? भारत के तटीय मैदान। और नंबर 6 पे भारत के द्वीप समूह है। ये रहा दोस्तों भारत के द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार, ये इधर आपको लक्षद्वीप, करावती, लक्षद्वीप, ये सारे जो द्वीप हैं वही साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत के को भौतिक भूभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, समुद्री तटवर्ती मैदान और द्वीप, भारत के द्वीप समूह है। तो इन्हें टुकड़ों में हमें अध्ययन करना है। ये जो 6 भारत को 6 भौतिक विभाग में बांटा गया है, इन 6 को हमें विस्तार से पढ़ना है। तो आज हम बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है दोस्तों? उत्तर भारत का मैदान। छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निरपेक्ष से बना है। तो सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि सर ये जलोढ़ निरपेक्ष क्या होता है? जलोढ़ निरपेक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, जब नदियां पर्वतों से निकलती है तो नदियों में क्या होती है उस समय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और ऊंचाई से निकलती है। तो ऊंचाई से जब जल नीचे तेजी से गिरता है तो वो क्या करता है? पहाड़ों को काटते हुए निकलता है। और लगातार नदियां जो है वो पहाड़ों को काटती रहती है, ठीक है ना। नदियां पहाड़ों को तब तक काटती रहेगी जब तक वो अपने समुद्र तल को प्राप्त नहीं कर लेती, ठीक है। ये सारी बात हम जब क्लास में बताऊंगा तब और भी अच्छे से समझाऊंगा कि नदियां पहाड़ों से निकलती है तो ऊंचाई से निकलती है, नीचे जब गिरती है तो लगातार वो पहाड़ों को क्या है? काटती रहती है। क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये जो 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों की अनेक सहायक नदियां हैं। जैसे गंगा की सहायक नदियां यमुना है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है, बहुत सी अनेक नदियां छोटी बड़ी जो गंगा में आकर के मिलती है। तो ये जो गंगा नदी में जितनी भी उसकी सहायक नदियां आकर के मिलती है, ये सहायक नदियां और गंगा मिलाकर के गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। जैसे सिंधु नदी है, सिंधु के अंदर श्योक है, गिलगित है, ठीक है ना, पंचनद है जो आकर के सिंधु में। तो ये पंचनद और सिंधु नदी तो हो गई मैन, और ये 5 नदियां जो है आकर के किस में गिरती है? सिंधु नदी में। तो वो जो सभी छोटी बड़ी नदियां मिलाकर के सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। तो नदियां क्या करती है दोस्तों? लगातार पहाड़ों को काटती है और उन पहाड़ों को काटती है, उनके बड़े बड़े पत्थर है, मिट्टी है, वो पानी के साथ नदी में बहता चला जाता है। तो उत्तर भारत का जो मैदान है, मैदानों में क्या मिट्टी है? तो मैदानों में मिट्टी किस प्रकार आई? मैदानों में मिट्टी किस प्रकार आई कि नदियों ने लगातार पहाड़ों को काटा, और जब नदियां पहाड़ों से मैदानों में उतरती है तो उनके पास कोई भी मतलब आगे ले जाने के लिए उनके पास मलबा नहीं होता, तो नदियां मैदानों में उतर करके उस मिट्टी को मैदानों में क्या करती है दोस्तों? बिछा देती है, ठीक है। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किसने किया है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों ने मिलकर के किया है। देखिए आइए बात करते हैं इनकी। ये वाला जो मैदान है तो देखो यहाँ पे सिंधु नदी है,
यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी आती है और यहाँ पर ये गंगा नदी निकलती है। तो ये जो बीच वाला जो मैदान है, इस मैदान का निर्माण किसने किया है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदियों ने किया है। ठीक है, तो जलोढ़ निरपेक्ष समझ में आया। जल को ओढ़ रखा है किसने? मृदा ने, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों ने, बड़े बड़े पत्थरों ने, तो उसे बोला जाता है जलोढ़ निरपेक्ष। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। ये जो मैदान है इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? लगभग 3200 किलोमीटर है। ये जो मैदान है ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया, इसकी जो लंबाई अगर हम बात करें तो लंबाई कितनी है? देखो ये रहा, ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है दोस्तों, ये पाकिस्तान में भी जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन हम इंडिया वाली की बात करें, लेकिन इसकी टोटल लंबाई आएगी। इस मैदान की जो टोटल लंबाई है वो लगभग कितनी है दोस्तों? 3200 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। चौड़ाई क्या हो गई? ये वाली चौड़ाई होगी। तो ये जो चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर है और लंबाई वो कितनी है? 3200 किलोमीटर है। किसकी? उत्तर भारत के मैदान की। आई बात समझ में? तो उत्तर भारत का मैदान कितना बड़ा है? 3200 किलोमीटर में फैला है। और कितना चौड़ा है? 150 से 200 किलोमीटर चौड़ा है, किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, आई बात समझ में? आइए आगे बात करते हैं। बाकी तो जलोढ़ निरपेक्ष की अधिकता की गहराई 1000 से 2000 मीटर है। और ये जो जलोढ़ मृदा है ये कहाँ तक पाई जाती है? ये 1000 से 2000 मीटर तक ये इन मैदानों में पाई जाती है। आगे बात समझ में? आइए दूसरा बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उत्तर से दक्षिण में इन मैदानों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको दोस्तों पहले भी समझाया था। अब मैदानों में उत्तर और दक्षिण क्या होगा? मैंने कहा था दक्षिण हमेशा होगा नीचे, उत्तर हमेशा होगा ऊपर। तो ये कह रहा है उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए 1 2 3, तो ये वाला तो हो गया नॉर्थ, ये वाला हो गया साउथ। आई बात समझ में? ऊपर से नीचे आना है आपको, उत्तर से दक्षिण आना है। तो देखिए आगे बात करते हैं। उत्तर से दक्षिण इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। किन किन भागों में? भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, खादर और बांगर। ठीक है, खादर और बांगर आगे समझेंगे। ये भाबर क्या है, तराई क्या है, जलोढ़ क्या है, ये आगे बात करते हैं। भाबर से 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी, भाबर में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी पाई जाती है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी जल जैसे बड़े बड़े सेल और गोलार्ध में जमा कर देती है। जल भार जैसे बड़े बड़े सेल व गोलार्ध में जमा कर देती है। कभी कभी स्वयं नदियाँ भी इनमें क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, भाबर क्या है? भाबर की मैं आपको बात बताता हूँ। जब नदियाँ हिमालय को या पहाड़ों को काटती है, पहाड़ों को काटने के साथ क्या है, ऊंचाई से क्या है, जब पानी का फोर्स लगता है तो बड़े बड़े गोल गोल पत्थर है वो नदियों के साथ बहने शुरू जाते हैं और वो गोल गोल घूमते हुए पहाड़ों से क्या नीचे उतर जाते हैं। जब पहाड़ों से नीचे उतर जाते हैं तो एक स्थान पे आकर के वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो आगे चल रहे थे, लेकिन मैदानों में गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है। ठीक है, तो मैदानों में आकर के वो क्या जमा हो जाते हैं। आप मेरी बात को समझना इस प्रकार, जैसे मान लो ये नदी यहाँ से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे आकर के मैदान आ गया, तो यहाँ पे कोई पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे, तो वो पत्थर क्या गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से क्या नीचे यहाँ पे आकर के जमा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो इससे आगे नहीं जा सकते, वो पत्थर यहाँ नहीं आ सकते, वो यहीं जमा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे जाने के लिए नदी के पास इतना पावर नहीं है, पानी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आगे ले जा सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, पानी के पास गुरुत्वाकर्षण बल था, तो उस वजह से पत्थर लुढ़क करके नीचे आ गए थे। इसके आगे अब पानी के पास उतनी ताकत नहीं है कि इन बड़े बड़े पत्थरों को वो आगे ले जा सके। ठीक है, तो वो बड़े बड़े पत्थर क्या दोस्तों यहाँ आकर के जमा हो जाते हैं और ये प्रक्रिया लगातार क्या है दोस्तों चलती रहती है। ऐसे 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 पत्थर आ जाते हैं। ये जो पत्थर है ना, ये जो गोल गोल पत्थर है, इन्हें हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अब भाबर में क्या होता है, जब ऊपर से जब नदी आती है, ऊपर से जब नदी आती है, ठीक है, देखिए दोबारा समझाता हूँ। ये यहाँ पे मान लो ये बड़े बड़े पत्थर आ गए, ठीक है। अब बड़े बड़े पत्थर आने से क्या होगा, ऊपर से जब नदियाँ आती है ना, जब नदी का पानी आएगा ऊपर से, तो नदी का पानी क्या होता है, कई बार ये पत्थर इतने जमा हो जाते हैं कि पत्थरों के नीचे चला जाता है नदी का पानी और नदी हमें दिखाई देनी बंद हो जाती है। आई बात समझ में? क्योंकि पत्थर ऐसे तो है नहीं कोई दीवार बना रखी है, तो पत्थरों से पानी क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे नीचे आ जाएगा। तो जब पानी यहाँ पे नीचे आ जाता है इन पत्थरों से, तो वो नदी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो नदियाँ भाबर में आकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त कर जो ऐसे हो जाती है, विलुप्त का ये नहीं खत्म हो जाती है, क्या होती है, नदियाँ उन बड़े बड़े पत्थरों से नीचे चला जाता है पानी, तो वो पत्थर ऊपर क्या दिखाई देते हैं और नदी उन पत्थरों के नीचे लगातार बहती रहती है। आगे की बात समझ। भाबर क्या होता है, बड़े बड़े गोल पत्थर होते हैं जिनमें नदियां क्या है, नदियों का पानी उन पत्थरों से नीचे चला जाता है और नीचे चला जाने की वजह से क्या होता है दोस्तों, वो नदी हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। आगे की बात समझ। देखो जैसे लिख रखा है,
शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। हिमालय की जो सबसे नीची पर्वतमाला है उसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, जो सबसे कमज़ोर है, सबसे छोटी है। तो शिवालिक के नीचे आते ही नदियाँ क्या है, इन बड़े बड़े पत्थरों को जमा देती है। देखिए ये आ गया ना श्रीमान, नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार, नदियाँ यहाँ पर, एक सेकंड सॉरी, नदियाँ यहाँ पर भारी जल भार, भारी पानी लेकर के आती है और सेल व गोलास में जमा करिए। सेल, सेल का मतलब है चट्टान। चट्टाने भी कौन सी दोस्तों, गोल गोल चट्टाने हैं ना, बड़े बड़े पत्थर हैं, गोल सेल गोलास में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। तो नदियाँ उन गोल पत्थरों से क्या चली जाती है दोस्तों, नीचे चली जाती है और नदियाँ वहाँ पर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। भारत के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। अब जैसे हम भाबर से निकलते हैं, निकलने के बाद हमें तराई क्षेत्र आता है। अब तराई क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, वो समझाता हूँ मैं आपको। तराई क्षेत्र ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ये नदी आ रही है, ठीक है, ये मैदानों में नदियाँ आ गई, ठीक है, ये लगातार मैदान नीचे होता रहता है। तो यहाँ से नदी आई तो यहाँ पे तो क्या हुआ, गोल गोल बड़े बड़े पत्थर हैं, तो यहाँ पे तो नदी क्या होगी, विलुप्त होगी, जिसे हमने क्या कहा, भाबर। तो बड़े बड़े गोल पत्थर उन्हें हमने क्या कहा, भाबर। अब भाबर में विलुप्त नदियाँ, जब आगे क्या ये बड़े बड़े पत्थर बंद हो जाते हैं, क्योंकि आगे ये बड़े पत्थर जा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, एकदम छोटे 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 पत्थर आ जाते हैं। अब इन छोटे छोटे, अब भाबर से नदियाँ जब बाहर निकलती है तो वो नदी हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है। और जब नदी बाहर निकलती है तो एकदम वो तराई जैसे होता है ना, एक मतलब पानी का फैलाव हो जाता है चारों तरफ, तो उसे हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तो मतलब भाबर में, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, भाबर में विलुप्त नदियाँ जब बाहर निकलती है तो वो क्षेत्र तराई होता है। आगे के बात समझ में, वो क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों, तराई होता है, तराई क्षेत्र होता है। अब देखो, अब तराई क्षेत्र में क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर हैं, एकदम छोटे छोटे पत्थर हैं, और उसके साथ क्या, नदी के पास मिट्टी भी है, तो छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी जम जाती है और एकदम से मतलब कीचड़ जैसा माहौल हो जाता है वहाँ पे, मतलब कीचड़ बन जाता है, एकदम से नदियाँ दिखाई नहीं देती, कीचड़ हो जाता है। अब कीचड़ हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मलेरिया का प्रकोप सबसे ज़्यादा है, क्योंकि कीचड़ में क्या पनपते हैं, मच्छर पनपते हैं, और मच्छर पनपते हैं तो किसका प्रकोप होगा, मलेरिया का। और यहाँ पे बड़े बड़े लंबे, यहाँ पे क्या है कि ये जो मैदान है ये कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बड़े बड़े ऐसे पेड़ हैं और इतने जीव जंतु है कि यहाँ पे कृषि करना संभव नहीं है। एक भाबर में कृषि नहीं कर सकते क्योंकि बड़े पत्थरों में कभी कृषि की नहीं जा सकती। और आगे क्या आ जाता है, हमारे पास तराई आ जाता है, तो तराई क्षेत्र में भी हम कृषि नहीं कर सकते, कृषि करना दुर्लभ कार्य है। तो आगे बात समझ में, तो भाबर क्या हुआ, बड़े पत्थर हो गए, और तराई क्षेत्र क्या हुआ, भाबर में विलुप्त नदियां जब बाहर आती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तो नदियां यहाँ पे हमें बाहर आकर के दिखाई देना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो भारत के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट हो जाती है। मैंने आपको बता दिया कि इस क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, इस क्षेत्र में क्या होता है, नदियां यहाँ पे आपको दिखाई देनी शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है, प्रकट, क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। ये क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, प्राकृतिक वनस्पति बहुत है, बड़े बड़े पेड़ है, क्योंकि नदियों के द्वारा पानी और मिट्टी दोनों लाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है और पानी लाया जाता है, तो तराई है। तराई क्षेत्र में क्या लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, तो यहाँ पे भी कृषि कार्य संभव नहीं, यहाँ पे तो केवल मलेरिया का प्रकोप है, ठीक है। तो निश्चित वाहिकाएं नहीं है, और वाहिका ऐसा नहीं है कि निश्चित प्रॉपर नदी बह रही है। नदी क्या है, यहाँ पे आकर के मतलब फैलाव हो जाता है नदी का, तो नदी हमें दिखाई नहीं देती, केवल हमें कीचड़ कीचड़ दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। निश्चित वाहिकाओं से ढका हुआ है, विभिन्न प्रकार के प्रदेशों को अलग अलग भाग से जानते हैं। तराई के दक्षिण में मैदान है जो पुराने जलोढ़ से बना है, और पुराने जलोढ़ से बने हुए कारण इसे बांगर या खादर कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, समझना मेरी बात को, हम अभी दो चीज़ पढ़ के आए हैं, एक तो बांगर और एक तराई प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, बांगर प्रदेश तो यहाँ पे था, ठीक है, जहाँ पे नदियाँ बड़े बड़े पत्थरों के नीचे क्या होगी, विलुप्त होगी। उसके आगे मैंने बताया, इन पत्थरों से आगे क्या है, छोटे छोटे पत्थर आते हैं, तो छोटे छोटे पत्थरों में जब नदियाँ बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तराई। तराई से दोस्तों जब हम आगे जाते हैं, तराई से दोस्तों जब आगे जाते हैं तो हमें मिलता है बांगर। क्या मिलता है दोस्तों, बांगर। और बांगर से आगे जब हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, खादर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें मिलेगा भाबर। भाबर के बाद हमें क्या मिलेगा, तराई, और तराई के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, बांगर, और बांगर के बाद हमें क्या मिलेगा, खादर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बांगर और खादर नाम से स्पष्ट है। बांगर क्या है, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब क्या हुआ, जब नदियाँ एक निश्चित सीमा में बहती है। समझना इस बात को, बहुत अच्छा टॉपिक है ये नदियाँ, और ये समझना भी थोड़ा सा क्या है कि इसको आपके समझ में आ रहा होगा, समझना भी इसको क्या थोड़ा सा दिमाग लो, समझ में आ जाएगी मेरी बात। बोर्ड पे तो ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है,
ये नदी बह रही है। तो नदी जब बहती है तो पर्वतों को लगातार काटने से बड़े पत्थरों को उसने भाबर में बिछा दिया, छोटे पत्थरों को उसने कहाँ पर, तराई प्रदेशों में। उसके बाद में बांगर में क्या होती है, बांगर में मृदा आ जाती है ना, मिट्टी आ जाती है, क्योंकि पत्थरों को तो नदियाँ अपने साथ लेकर के आ नहीं सकती। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, वो मिट्टी अपने साथ लाती है। तो ये काम नदियाँ हजारों वर्षों से करती आ रही है ना। ये ऐसा तो है नहीं आज ही नदी बह रही है, हजारों वर्षों से काम ये नदी करके आ रही है। तो हजारों वर्षों से काम करके आ रही है। तो क्या है, नदियों के पास जो मिट्टी है ना, नदियाँ क्या करती है, उन मिट्टी को साइड में बिछाती हुई चलती है। ठीक है, ऐसे साइड में बिछाती हुई चलती है और अपना एक रास्ता नदी ऐसे बना लेती है, और जितनी भी मृदा है उसको इस क्षेत्र में बिछाती हुई चलती है। अब कालांतर में क्या होता है, जैसे 100 200 500 साल में ये जो स्थान है ये नदी के पेटे से ऊपर हो गया। मतलब यहाँ पे नदी का पानी अब नहीं आ रहा, यहाँ पे नदी का पानी, नदी इसके नीचे ऐसे बह रही है। ठीक है, ये स्थान ऊपर हो गया। ये पहले तो नदी के साथ थी मिट्टी, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, नदियों ने लगातार जब मिट्टी यहाँ पे बिछाई तो ये स्थान क्या हो गया, नदियों से ऊपर हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा होगी। पुरानी मतलब अब यहाँ पे है ना, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे नदी का पानी नहीं आता। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कभी नदी का पानी नहीं आता। नदी का पानी हमेशा इस साइड में नीचे बहेगा। ये स्थान ऊंचा क्यों गया, क्योंकि नदियों ने लगातार यहाँ पे मिट्टी बिछाई है, और लगातार मिट्टी बिछने से नदी तो नीचे चली गई और मिट्टी ऊपर हो गई। आ रही होगी मेरी बात समझ में, मिट्टी तो ऊपर हो गई और नदी यहाँ पे नीचे बहने लगी लगातार। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगर, या दूसरे शब्दों में पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा का मतलब ये हो गया दोस्तों कि यहाँ पे ये पुरानी मृदा है, ये नई नहीं है। ठीक है ना, ये पुरानी है। ये कुछ सालों पहले नदियों ने यहाँ पर ये मिट्टी को ला करके नदियों ने यहाँ पे बिछा दिया था। आगे बात समझे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बांगर। ठीक है, आइए बात करते हैं बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा के वर्तमान में अब यहाँ पे कोई नई ये मिट्टी नहीं आई, ये पुरानी थी जो नदियाँ पहाड़ों से लेकर के आई थी। आइए बात करते हैं तराई के दक्षिण में मैदानों में जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण इसे बांगर और खादर कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, खादर क्या, बांगर तो पुरानी होगी। अब नदियाँ जब बांगर प्रदेश से जब आगे निकलती है तो यहाँ पे क्या है, हर साल क्या है, नदी का बाढ़ आता है। बाढ़ आती है तो नदी क्या अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है, और मिट्टी को नदियाँ क्या करती है, इन पूरे मैदानों में बिछा देती है। ये नदी बह रही है, पीछे वाले यहाँ पे तो था बांगर, तो ये तो स्थान था थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे तो क्या है कि नदी ने बिछा दिया। अब नदी यहाँ पे नहीं जा रही, लेकिन नदी यहाँ पे अब आ रही है, इस पूरे क्षेत्र में आ रही है, इस पूरे क्षेत्र में आ रही है। इस पूरे क्षेत्र में आती है तो हर साल बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ आती है तो नदी जो अपने साथ मिट्टी लाती है तो इसको पूरे इस मैदान में बिछा देती है, और इस पूरे मैदान में बिछा देती है। इसीलिए हम इसका नाम क्या है, खादर। खादर का मतलब ये मिट्टी खाद का काम करती है। तो यहाँ पे आपको कोई भी उर्वरक वगैरह फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है कृषि कार्यों में। यहाँ पे आपको सीधा बीज डालना है और बीज तुरंत क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। तो बीज यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब अंकुरित हो जाता है तो इसलिए, और यहाँ पे कुछ फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं हम, खादर। मतलब ये मिट्टी किसका काम में लगती है, ये खाद के काम में आती है मिट्टी, मतलब इसमें खाद डालने की जरूरत नहीं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, खादर। तो हमने 4 भाग में इसको बांट लिया। आइए अब आपको बांगर और खादर समझो। खादर मतलब जो नई मृदा हर साल जो मिट्टी ला करके नदियों द्वारा बिछाई जाती है। जैसे अभी वर्तमान में आपको पता है हर जगह बाढ़ आ रही है, तब बाढ़ ये खत्म हो जाएगी तो मिट्टी क्या है दोस्तों, चारों तरफ फैली रहेगी। तो वो मिट्टी बढ़िया मिट्टी है, पानी के साथ रही है, तो उपजाऊ मृदा है। इसलिए उपजाऊ मृदा होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, आइए तराई से दक्षिण में मैदान में पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण इसे बांगर और खादर कहा जाता है। इस मैदान में नदियों की प्रौढ़ अवस्था में बनने वाली अपर्दनी और निरपेक्ष स्थल आकृतियाँ जैसे बालू रोदिका, विसर्प, गोखुर झीलें, गुम्फित नदियाँ पाई जाती है। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा समझाता हूँ, ये क्या है अपर्दन। इसके प्रौढ़ अवस्था का मतलब नदियों को टाइम हो गया इसको बिछाते हुए, युवावस्था में नहीं है यहाँ पे नदियाँ। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे चलती है नदियाँ, तेज नहीं बहती है। ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में अपर्द निक्षेप स्थल आकृतियाँ बना, बालिका बालू रोदिका मतलब मैंने आपको बताया मिट्टी का पहाड़ बन जाता है यहाँ पे, और नदी उसके नीचे बहती रहती है। ठीक है, विसर्प नदियाँ ही यहाँ पे क्या बनाती है दोस्तों, विसर्प बना। जैसे देखो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, नदियाँ यहाँ पे देखो ऐसे विसर्प बना रही है, ऐसे बहती हुई आ रही है। क्योंकि यहाँ पे मिट्टी को बिछा दिया गया। गुम्फित नदियाँ का मतलब ये होता है दोस्तों, गुम्फित नदी उसे कहते हैं जब नदियाँ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर आती है, उसे हम क्या कहते हैं, गुम्फित कहते हैं। ठीक है, गोखुर जिले तथा गुम्फित नदियाँ पाई जाती है। ब्रह्मपुत्रा घाटी का मैदान नदी द्वीपीय और बालूका रोदिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि जब ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है ना, तो बीच में क्या है कि मान लो उसने मिट्टी बिछा दी, तो यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ एक प्लॉट बन जाता है,
और नदियाँ इस प्लॉट के साइड से निकल करके आगे बह जाती है। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, इसके चारों ओर नदी ने क्या बना दिया, द्वीप बना दिया। ठीक है, द्वीप बना दिया। एक द्वीप, द्वीप होते हैं समुद्र में, लेकिन नदियाँ भी नदी द्वीप बनाती हैं। तो नदियाँ क्या करती है, लगातार यहाँ पे द्वीप बनाती है और उसके साइड से होकर के बहने लग जाती है। ठीक है, दुनिया में आपकी जानकारी लिए बता दूँ, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, वो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और उस द्वीप का नाम है माजुली। माजुली द्वीप कहाँ पे, असम राज्य में। माजुली द्वीप कहाँ पे, असम राज्य में, और सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है वो। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ज़्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदी अपना रास्ता बदलकर गुमफित वाहिकाएं बनाती रहती है। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लगातार बाढ़ आती है और नदी अपने साथ लाई गई नई मिट्टी को यहाँ पे बिछा देती है। ये मैदान कृषि कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कृषि आप कर सकते हो, कृषि के लिए मैदान सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, उपजाऊ है। आइए आगे बात करते हैं। उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहानों पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। जब क्या है दोस्तों, नदी आगे बहती है, ठीक है, बह करके नदी लास्ट में समुद्र में जाकर के मिलती है। मान लो ये समुद्र है और नदियाँ फाइनली जाकर के किस में मिलती है, समुद्र में मिलती है। समुद्र में मिलने से पहले मैंने आपको बताया, नदी अपने साथ क्या लेकर के चलती है, मलबा लेकर के चलती है। मलबे का मतलब हुआ अपने साथ मिट्टी को भाग करके लाती है और मिट्टी रहती है नदी के पास। तो समुद्र में जब नदी गिरती है, उससे पहले ये नदी क्या है कि चारों तरफ मिट्टी बिछा देती है। तो ये जो मिट्टी बिछा देती है, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। समुद्र में गिरने से पहले जब नदी मिट्टी को चारों तरफ बिछा देती है, तो किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है ना, वो सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों करती है डेल्टा का निर्माण, क्योंकि हिमालय को लगातार काटती है और अपने साथ मिट्टी को भाग करके लेके आती है। समुद्र, तो ये रहा, मान लो समुद्र ये है, एक सेकेंड देखिए, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है। अब समुद्र में गिरने से पूर्व नदी ने क्या किया, उस मिट्टी को यहाँ पे बिछा दिया। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम जानते हैं। और लास्ट में जाकर एक नदी किस में, समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है, गंगा नदी बनाती है। कहाँ पे बनाती है, पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा सामान्य तौर पर यह है कि सपाट मैदान होता है। ये एक मैदान होता है जिसमें नदी अपनी मिट्टी को बिछा देती है। सपाट मैदान होता है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। समुद्र तल से वो कितना ऊंचा है, मात्र 100 से 50 मीटर है। ये समुद्र तल का मतलब है, मीटर का मतलब ये कि 50 मीटर जब आप खुदाई करोगे ना, तो आपको वहाँ पे पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समुद्र से पहले ये क्षेत्र, तो इनकी औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य है, हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। इसके कहने का मतलब है, जैसे ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है ना, इंडिया के मैप में यहाँ पे ये बन नहीं रहा, इसमें यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये तो है सिंधु नदी का, और ये वाला जो क्षेत्र ये है गंगा नदी का। तो हरियाणा और दिल्ली किसका, जल विभाजक का कार्य करती है। मतलब इधर वाली जो नदियाँ वो सारा सिंधु नदी में जाती है और इधर वाली नदियाँ सारा गंगा नदी में जाती है। जब नदियाँ पढ़ाऊंगा तब ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपके, ज़्यादा अभी इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बहती है, ठीक है, परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिणी और मूर्ति हुई समुद्र में अपने जल को गिराती है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये मैदान उपजाऊ मिट्टी से बना है, जहाँ पर कई प्रकार की फसलें जैसे गेहूँ, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो ये तराई प्रदेश है, कौन सा प्रदेश, जो ये खादर प्रदेश है, ठीक है ना, खादर और बांगर और खादर जो प्रदेश है, उसमें क्या है, नदियाँ हर वर्ष अपनी मिट्टी को ला करके बहाती है। तो देखिए, फसलों को दो ही चीज़ चाहिए, एक तो बढ़िया मिट्टी चाहिए और पानी चाहिए। तो नदियों में पानी होता ही है, और नदियाँ अपने साथ क्या है कि जलोढ़ मृदा बहा करके लाती है। दुनिया में जो सबसे उपजाऊ मृदा है वो कौन सी है दोस्तों, जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा में आपको बीज डालना है और आपको बढ़िया फसल मिलनी है। तो जनसंख्या वहीं पे ज़्यादा मिलेगी जहाँ पे आपको पीने का पानी और भोजन मिलेगा। तो ये जो खादर जो क्षेत्र है, यहाँ पे नदियों के द्वारा आपको पीने का जल उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही कृषि कार्यों के लिए आपको मिट्टी और पानी मिल जाता है। तो यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीने का पानी भी नदियों के द्वारा, और यहाँ पे उपजाऊ मैदान भी है जिनको नदियों ने ही बनाया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। आगे बात समझ में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या, गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, जूट है, इनकी कृषि आप लगातार कर सकते हो। अतः यहाँ पे जनसंख्या भी क्या पाई जाती है दोस्तों, ज़्यादा पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। उसके बाद में कौन सा? बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये ज़्यादा जनसंख्या वाले भारत के राज्य हैं। ठीक है ना। ज़्यादा जनसंख्या क्यों है यहाँ पे? क्योंकि नदियाँ हैं और नदियों के द्वारा लाया गया
जलोढ़ मृदा है और जलोढ़ मृदा से बना क्या है, मैदान है। तो यहाँ पे कृषि बहुत अच्छी होती है और कृषि अच्छी होती है तो जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के अगले क्षेत्र की बात करेंगे। आज आपको उत्तर भारत का मैदान बताया था, छोटा सा टॉपिक है। उत्तर भारत के मैदान को मेनली 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो 4 भाग कौन कौन से हो गए, भांगर, भाबर, तराई और खादर। ठीक है, ये 4 भाग है इस मैदान के, चारों को पढ़ लेंगे। कोई बात समझ में नहीं आए आप मुझे बता देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।